पिछले सीन में गवर्नर के सामने खड़े दुश्मनों को आखिरकार चारों तरफ से घेर लिया जाता है। गवर्नर उन्हें साफ वार्निंग देता है कि इस बार उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो लोग उसकी बात मान लेते हैं तो वो इस पूरे मामले को यहीं खत्म कर देगा, लेकिन अगर उन्होंने रेजिस्टेंस करने की कोशिश की तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दुश्मनों में से कुछ लोग अपने क्लैन लीडर को वहां से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन गवर्नर पहले ही उनका रास्ता बंद कर चुका होता है। वो साफ कह देता है कि आज यहां से एक भी आदमी आसानी से बचकर नहीं जा पाएगा। तभी अचानक सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है और एक अनएक्सपेक्टेड अटैक के कारण वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसी बीच हमारा सफेद बालों वाला छोटा बच्चा अपनी दीदी के पास आता है और बड़ी खुशी से बताता है कि उसे अभी अभी एक ट्रेजर मिला है, लेकिन उसकी इस छोटी सी हरकत की वजह से दुश्मन का पूरा फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो चुका होता है। ये देखकर सामने वाला आदमी बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे को डांटने लगता है, लेकिन बच्चा डरने के बजाय उल्टा उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर ऐसा बिहेव करता है जैसे सामने वाले का गुस्सा देखकर उसे बहुत मजा आ रहा हो। लेकिन दोनों छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते। पीली ड्रेस पहनी छोटी बच्ची मुस्कुराकर उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अरे बड़े वाले बैड बॉय, अगर इतना गुस्सा आ रहा है तो आओ, हमें पकड़कर दिखाओ। उसकी बात सुनकर गवर्नर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कसम खाता है कि अब इन दोनों बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर लॉन्ग आंटी की मास्टर उसे पकड़कर सख्त लहजे में पूछती हैं, अब सच सच बताओ, तुम लोगों का असली मकसद क्या है, और बार बार गवर्नर को स्टेट मैंशन पहुंचने से क्यों रोक रहे थे। लेकिन पकड़ा गया गवर्नर बिना डरे जवाब देता है, अब बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस दुनिया में हमेशा से एक ही नियम रहा है, जो जीतता है वही राजा होता है और जो हारता है वही अपराधी। मारना है तो मार दो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर लॉन्ग आंटी की मास्टर समझ जाती हैं कि ये आदमी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। तभी सफेद बालों वाला छोटा लड़का आगे आकर मासूमियत से लॉन्ग आंटी से कहता है, लॉन्ग आंटी, मेरे पास अभी भी ट्रूथ तालिस्मान है। ये सुनते ही लॉन्ग आंटी को तुरंत उसकी बात याद आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए उसके सिर पे हाथ फेरती हैं और कहती हैं, अरे हाँ, मैं तो इसे भूल ही गई थी। सच में तुम तो आंटी के बहुत प्यारे बच्चे हो। लेकिन जैसे ही छोटा लड़का ट्रूथ तालिस्मान निकालने वाला होता है, तभी अचानक एक तेज हमला गवर्नर की तरफ आता है। लॉन्ग आंटी की मास्टर तुरंत चिल्लाती हैं, गवर्नर सावधान! हमला रुकने के बाद सभी की नजर सामने खड़े एक नए आदमी पर जाती है। लॉन्ग आंटी की मास्टर उससे पूछती हैं, तुम कौन हो? वो आदमी सम्मान से झुककर जवाब देता है, गवर्नर, मैं स्टेट मैंशन का बटलर हूं, लेकिन कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आपको जहर देने की इस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं चाहता हूं कि यह मामला यहीं खत्म कर दिया जाए। आंट लॉन्ग कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रहती हैं। फिर वो फैसला करती हैं कि फिलहाल इस मामले की आगे जांच की जाएगी। इसके बाद वो वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर कहती हैं, अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है, तुम सब पहले यहां से निकलो। उनके इतना कहते ही सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। आंट लॉन्ग भी दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग वहां से चले जाते हैं, हम उस ओल्ड मैन यानी बटलर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखते हैं। वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है और फिर धीरे धीरे गवर्नर की लाश के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो अपनी एक रहस्यमयी ब्लड पावर का इस्तेमाल करता है। अगले ही पल गवर्नर की बॉडी के अंदर मौजूद सारा ब्लड उसकी पावर की तरफ खींचने लगता है। कुछ ही सेकंड में गवर्नर के शरीर का पूरा ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके तुरंत बाद गवर्नर की पूरी बॉडी वहीं से गायब हो जाती है। पीछे सिर्फ चारों तरफ फैला हुआ खून ही खून बचता है। उसके बाद वो बटलर ठंडी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था, तुम उसमें फेल हो चुके हो। इतना कहते ही सीन कट हो जाता है और अगला सीन हमें व्हाइट हेयर वाले बच्चे के साथ दिखाया जाता है। वो धीरे से लॉन्ग आंटी के पास आकर कहता है, लॉन्ग आंटी, उस बटलर की असली ताकत मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। लॉन्ग आंटी भी गंभीर होकर जवाब देती हैं, सच कहूं तो मैं भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी बात सुनकर लॉन्ग आंटी की मास्टर भी दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहती हैं, इन दोनों बच्चों की नजर सच में बहुत तेज है। इसके बाद वो अपने एक भरोसेमंद शिष्य को आदेश देती हैं, आज के बाद स्टेट मैंशन के बटलर पर कड़ी नजर रखना, उसकी हर हरकत की खबर मुझे मिलनी चाहिए। शिष्य तुरंत सिर झुकाकर आदेश मान लेता है। तभी वहां मौजूद लोग एक दूसरी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा शुरू करते हैं। उनमें से एक कहता है, हाल ही में कई बड़ी सेक्ट्स अपने सबसे होनहार यंग डिसाइपल्स को लगातार सीक्रेट रियल में भेज रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीक्रेट रियल में कोई बड़ा ट्रेजर मिलने वाला है? लॉन्ग आंटी की मास्टर कुछ पल सोचती हैं और कहती हैं, ये मुमकिन है। इतने में पीली ड्रेस पहनी छोटी बच्ची उत्सुक होकर लॉन्ग आंटी से पूछती है, लॉन्ग आंटी, ये सीक्रेट रियल आखिर होता क्या है? लॉन्ग आंटी मुस्कुराकर समझाना शुरू करती हैं, हमारे पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट रियल 9 प्रोविंसेस एम्पायर के नियंत्रण में है।
कहा जाता है कि वो एंशिएंट गॉड रियम का टूटा हुआ हिस्सा है। उसके अंदर अनगिनत हेवनली ट्रेजर्स छिपे हुए हैं, यहाँ तक कि एंशिएंट एरा के लेजेंडरी ट्रेजर्स भी। ये सुनते ही दोनों बच्चों की आंखें चमक उठती हैं। सफेद बालों वाला छोटा लड़का हैरानी से पूछता है, एंशिएंट ट्रेजर्स भी? लॉन्ग आंटी सिर हिलाकर कहती हैं, हाँ, लेकिन वहां जाने की एक शर्त है। सिर्फ 20 साल से कम उम्र के कल्टीवेटर्स ही बिना किसी खतरे के सीक्रेट रियम में प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई उससे ज्यादा उम्र का हुआ तो सीक्रेट रियम के रूल्स उसे रिजेक्ट कर देंगे। वो आगे समझाती हैं, हाँ, अगर किसी के पास ऐसी सीक्रेट टेक्निक हो जो उसकी असली उम्र छिपा सके, तब वो 20 साल से ज्यादा उम्र होने पर भी अंदर जा सकता है। फिर लॉन्ग आंटी दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहती हैं, और कुछ ही दिनों बाद एनुअल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। उसमें जो टॉप 200 कॉन्टेस्टेंट्स होंगे, सिर्फ उन्हें ही सीक्रेट रियम में जाने का मौका मिलेगा। सीक्रेट रियम के बारे में सब कुछ सुनने के बाद सफेद बालों वाला छोटा लड़का अपनी छोटी बहन की तरफ देखकर उत्साह से कहता है, दीदी, क्यों ना हम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लें? लेकिन पीली ड्रेस पहनी छोटी बच्ची तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर देती है और कहती है, नहीं, हमें अपनी माँ को बचाने जाना है, हम यहां अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। दोनों बच्चों की बात सुनकर लॉन्ग आंटी मुस्कुराती हैं और उन्हें समझाते हुए कहती हैं, असल में तुम दोनों टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि लांझाओ का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन सीधे सेंट्रल प्रोविंस तक नहीं जाता। पहले तुम्हें दूसरी प्रोविंस में टेलीपोर्ट होना पड़ेगा और उसी रास्ते में सीक्रेट रियम पड़ता है। ये सुनते ही दोनों बच्चों को पूरी बात समझ में आ जाती है। सफेद बालों वाला छोटा लड़का खुशी से कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो हम भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। लॉन्ग आंटी मुस्कुराकर कहती हैं, लंझो ग्रैंड टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। इन 2 दिनों में मैं तुम्हें टूर्नामेंट के सारे रूल्स अच्छी तरह समझा दूंगी। दोनों बच्चे एक साथ खुशी खुशी कहते हैं, थैंक यू लॉन्ग आंटी। कुछ देर बाद सफेद बालों वाला छोटा लड़का धीरे से अपनी छोटी बहन से कहता है, दीदी, मुझे लगता है लॉन्ग आंटी बहुत अच्छी हैं। क्यों ना हम पापा से कहें कि वो लॉन्ग आंटी से शादी कर लें, फिर वो हमारी छोटी माँ बन जाएंगी। उसकी ये बात सुनते ही लॉन्ग आंटी एकदम चौंक जाती हैं और शर्माते हुए तुरंत कहती हैं, क्या? अगर तुम्हारी असली माँ ने ये बात सुन ली तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इतने में पीली ड्रेस पहनी छोटी बच्ची अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहती है, हम यहाँ माँ को बचाने आए हैं, पापा के लिए नई पत्नी ढूंढने नहीं, और ना ही नई माँ ढूंढने निकले हैं। ये सुनते ही सफेद बालों वाला छोटा लड़का तुरंत सिर हिलाकर कहता है, अच्छा, अब समझ गया। उसे इस तरह समझदार बनते देखकर लॉन्ग आंटी हंस पड़ती हैं। जिसके बाद सीन सीधे 2 दिन बाद का दिखाया जाता है। इन 2 दिनों में आंट लॉन्ग दोनों बच्चों को टूर्नामेंट के सभी रूल्स और जरूरी बातों के बारे में समझा चुकी होती हैं। उसी के साथ हमें टूर्नामेंट अरीना दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ लोगों की जबरदस्त भीड़ जमा थी। हर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि कुछ ही देर में मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। इसी दौरान दोनों बच्चे ये फैसला करते हैं कि टूर्नामेंट में उन दोनों में से सिर्फ एक ही हिस्सा लेगा, लेकिन कौन जाएगा? इसका फैसला करने के लिए दोनों रॉक पेपर सिसर्स खेलते हैं। अगले ही पल व्हाइट हेयर वाला बच्चा हैमर निकालता है, जबकि उसकी बहन के हाथ में पेपर आता है, जिसकी वजह से व्हाइट हेयर वाला बच्चा जीत जाता है। ये जीतते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उत्साह से अपनी बहन की तरफ देखकर कहता है, दीदी, आप बस देखती जाइए, मैं इस टूर्नामेंट में टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर जरूर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ उसकी बहन थोड़ी उदास हो जाती है। असल में वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन रॉक पेपर सिसर्स हारने की वजह से अब उसे बाहर ही रहना था। फिर भी वो अपने भाई की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। उधर आंट लॉन्ग भी दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर अरीना की तरफ बढ़ने लगती हैं, जहां मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने में अब बस कुछ ही पल बाकी थे। उसी समय टूर्नामेंट अरीना की तरफ से जोरदार आवाज गूंजती है, जिन 2 कॉन्टेस्टेंट्स के पास नंबर 1 टोकन है वो तुरंत अरीना में आए। ये सुनकर दोनों बच्चे भी अरीना की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अभी उन्हें अपनी बारी का थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसी दौरान व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा आराम से अपनी मिल्क बॉटल निकालकर दूध पीने लगता है। तभी अचानक उसे जोरों की ठंड महसूस होती है और वो मासूमियत से बोलता है, अरे, कितनी ठंड है। उसकी ये बात सुनकर आसपास बैठे लोगों की नजर पहली बार उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, पूरा अरीना हैरान रह जाता है। सब आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो अभी दूध पीने की उम्र का बच्चा है। आखिर इतना छोटा बच्चा लैंड आउट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने कैसे आ गया? कुछ लोग तो उसकी जान की चिंता भी करने लगते हैं, क्योंकि भले ही टूर्नामेंट के रूल्स के अनुसार किसी को जानबूझकर मारना मना हो, लेकिन स्वॉर्ड और मार्शल स्किल्स की लड़ाई में एक्सीडेंटली किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन इन सब बातों से बिल्कुल बेपरवाह वो छोटा बच्चा आराम से अपनी मिल्क बॉटल से दूध पीता रहता है। फिर वो आसपास खड़े लोगों से मासूमियत से पूछता है, आप लोग भी मिल्क पियोगे? बहुत स्वादिष्ट है। तभी अचानक सभी लोगों को एहसास होता है कि इतनी देर से पूरे अरीना में जो बर्फ जैसी ठंडी यिन एनर्जी फैल रही थी, उसका सोर्स कोई और नहीं बल्कि उसी छोटे बच्चे की मिल्क बॉटल थी। ये देखकर पूरे अरीना में हलचल मच जाती है।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक साधारण सी दिखने वाली मिल्क बॉटल से इतनी भयानक यिन कोल्ड ऑरा निकल सकती है। उसी समय अनाउंसर फिर से आवाज लगाता है, नंबर 9 टोकन वाले कंटेस्टेंट तुरंत अरीना में आए, मैच शुरू होने वाला है। व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा बिना किसी घबराहट के अपनी बॉटल एक तरफ रखता है और बिल्कुल आराम से अरीना की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा अरीना में अपने अपोनेंट के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही वहां मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा टूर्नामेंट में उतर गया है। लेकिन अगले ही पल सबकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। सिर्फ एक साधारण सा कदम रखते ही उस छोटे बच्चे के शरीर से इतनी जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ फूट पड़ती है कि पूरा अरीना हिल जाता है। उसकी बॉडी की ताकत देखकर सभी कल्टिवेटर्स के चेहरे बदल जाते हैं। एक व्यक्ति हैरानी से कहता है, मैंने आज तक किसी ह्यूमन जीनियस की बॉडी में इतनी भयानक फिजिकल पावर नहीं देखी, और यह ताकत किसी बड़े कल्टिवेटर में नहीं बल्कि सिर्फ 3 साल के बच्चे में है। दूसरा व्यक्ति तो यहां तक कह देता है, यह सच में इंसान है भी, या फिर कोई पावरफुल बीस्ट इंसान का रूप लेकर आया है। उसी समय सामने खड़ा ब्लड वुल्फ उस छोटे बच्चे को ध्यान से देखता है और अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो गुस्से से चीख उठता है, तो ये तुम थे, वही शैतान बच्चा जिसने मेरे पेट बीस्ट को पकड़कर रोस्ट कर दिया था। व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा पहले तो कुछ सेकंड सोचता रहता है, फिर अचानक उसे भी याद आ जाता है। वो मासूमियत से बोलता है, अरे अब याद आया, तुम वही ब्लड वुल्फ हो ना। फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, तो क्या इस बार भी मेरे लिए रोस्ट मीट लेकर आए हो? उसकी ये बात सुनते ही ब्लड वुल्फ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, इस बार मैं अपनी पिछली बेइज्जती का पूरा बदला लेकर रहूंगा। दोनों की बातें सुनकर अरीना में बैठे लोग भी हैरान रह जाते हैं। तभी किसी को याद आता है कि ये कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि 10,000 बीस्ट सेक्ट का यंग जीनियस ब्लड वुल्फ है, जिसकी ताकत पूरे सेक्ट में सिर्फ ब्लैक टाइगर के बाद मानी जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इतनी बड़ी पहचान रखने वाला ब्लड वुल्फ पहले इसी 3 साल के छोटे बच्चे के हाथों बुरी तरह हार चुका था। तभी ऑडियंस में बैठा एक आदमी ब्लड वुल्फ को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि इसकी उम्र 20 साल से भी ज्यादा होगी। फिर ये टूर्नामेंट कैसे खेल रहा है? इस पर तुरंत दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, इसकी असली उम्र सिर्फ 18 साल है, इसलिए ये टूर्नामेंट के रूल्स के मुताबिक पूरी तरह एलिजिबल है। लेकिन फिर भी लोग उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते। कोई हंसते हुए बोलता है, अरे इसका चेहरा देखकर तो सच में नहीं लगता कि ये 20 साल से छोटा होगा। तभी एक दूसरा आदमी तुरंत जवाब देता है, अरे भाई, कोई बदसूरत दिखता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी उम्र ज्यादा होगी। पूरा अरीना उनकी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ता है। उसी समय येलो ड्रेस पहने छोटी बच्ची अपने छोटे भाई की तरफ देखकर जोर से कहती है, छोटे भाई, पूरी ताकत से लड़ना और इस ब्लड वुल्फ की अच्छी तरह पिटाई करना। उधर ब्लड वुल्फ अब पूरी तरह सीरियस हो चुका था। उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि इस बार वो अपनी पिछली बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगा। अगले ही पल ब्लड वुल्फ अपनी पूरी ताकत दिखाने का फैसला करता है। वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते हुए एक साथ 6 5 रैंक डिमोनिक बीस्ट को समन कर देता है। जैसे ही वो 6 विशाल डिमोनिक बीस्ट अरीना में दिखाई देते हैं, पूरा स्टेडियम शॉक में चला जाता है। लोग हैरानी से कहते हैं, वाकई ये 10,000 बीस्ट सेक्ट का सेकंड जीनियस कहलाने लायक है। इसके पास एक नहीं बल्कि पूरे 6 5 रैंक डिमोनिक बीस्ट हैं। इनकी ताकत मिलाकर देखा जाए तो ये 6 मार्शियल सेक्ट एक्सपर्ट्स के बराबर हैं। लेकिन जहां पूरा अरीना डर से उन बीस्ट को देख रहा था, वहीं व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो अपनी छोटी बहन की तरफ देखकर उत्साहित होकर बोलता है, वाह, मीट। येलो ड्रेस पहने छोटी बच्ची भी उन बीस्ट को देखकर मुस्कुरा देती है। फिर वो अपने छोटे भाई से कहती है, छोटे भाई, मुझे मीट खाना है। व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा तुरंत सिर हिलाता है। तभी छोटी बच्ची आगे कहती है, जल्दी से आग तैयार कर दो। ये सुनकर अरीना में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि फाइट शुरू होने से पहले ये दोनों बच्चे आग जलाने की बात क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग तो हैरानी से बोल उठते हैं, रुको, कहीं ये दोनों सच में ब्लड वुल्फ के डिमोनिक बीस्ट को रोस्ट करके खाने की प्लानिंग तो नहीं बना रहे। उधर ब्लड वुल्फ ये सब सुनकर गुस्से से कांपने लगता है। वो दांत पीसते हुए गरजता है, शैतान बच्चों, पिछली बार जैसी सिचुएशन अब नहीं है। इस बार भी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत मत करना। लेकिन दोनों बच्चों को उसकी एक भी बात का फर्क नहीं पड़ता। येलो ड्रेस वाली छोटी बच्ची आराम से अपने छोटे भाई से कहती है, अभी जल्दी मत करना, पहले इन्हें पूरी तरह तैयार होने दो। जब ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे तब इनका मीट और भी स्वादिष्ट होगा। व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा मासूमियत से मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है। अरीना में बैठे कई लोग घबरा जाते हैं। वो जोर से चिल्लाकर उस छोटे बच्चे को चेतावनी देते हैं, जल्दी हमला करो। अगर इन डिमोनिक बीस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया तो बाद में इन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन ब्लड वुल्फ अब पूरी तरह फ्यूरियस हो चुका था। वो अपने 6 डिमोनिक बीस्ट को आदेश देता है, इस बच्चे के चारों हाथ पैर तोड़ दो, इसे पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज बना दो। कुछ ही सेकंड बाद उसकी टेक्निक पूरी तरह एक्टिवेट होने लगती है। ब्लड वुल्फ के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो महसूस करता है कि अब सही मौका आ चुका है। अब इस छोटे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ ही पलों में ब्लड वुल्फ की टेक्निक पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है। वो जोर से हंसते हुए व्हाइट हेयर वाले छोटे बच्चे से कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे ब्लड वुल्फ लॉकिंग फॉर्मेशन के अंदर तुम्हारे शरीर की सारी ट्रू ची पूरी तरह सील हो चुकी है। अब तुम अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहां तक कि ठीक से हिल भी नहीं सकते। अब चुपचाप मेरे ब्लड वुल्फ का शिकार बन जाओ। ब्लड वुल्फ को पूरा यकीन था कि अब जीत उसी की होगी। लेकिन अरीना के वीआईपी एरिया में बैठी गवर्नर लॉन्ग आंटी के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उनके पास खड़ा एक व्यक्ति हैरानी से पूछता है, गवर्नर, क्या आपको उस छोटे बच्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही? लॉन्ग आंटी मुस्कुराते हुए बहुत शांत आवाज में जवाब देती हैं, मुझे तो बस ये सोचकर भूख लग रही है कि अगर वो बच्चा उन ब्लड वुल्व्स को रोस्ट कर देगा तो क्या मुझे भी थोड़ा रोस्ट मीट खाने को मिलेगा? उनकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उधर अरीना के दूसरी तरफ येलो ड्रेस पहने छोटी बच्ची भी बिल्कुल परेशान नहीं होती। लेकिन छोटी बच्ची का ध्यान फाइट पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर था। वो आराम से फायर बढ़ाते हुए जवाब देती है, मुझे जल्दी से आग तेज करनी है। इसके साथ ही ब्लड वुल्फ अपने सभी 6 वुल्व्स को एक साथ उस सफेद बालों वाले छोटे बच्चे पर हमला करने का आदेश देता है। देखते ही देखते सभी 6 वुल्व्स उसे चेन से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पूरी तरह रिस्ट्रेंड हो जाता है और उसके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चा इस सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं चेन्स को पकड़ लेता है और अपनी ताकत से उन्हें कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद वो अचानक एक पावरफुल जंप लगाता है और सीधे एक वुल्फ के ऊपर पहुंच जाता है। हवा में रहते हुए वो अपनी पूरी ताकत अपने पंच में लगा देता है और सीधा उस वुल्फ के मुंह पर जोरदार पंच मारता है। पंच लगते ही उस वुल्फ के शरीर से एक तेज चमकदार एनर्जी निकलती है और वो जोर से पीछे की तरफ उड़कर दूर जा गिरता है। इसके बाद सफेद बालों वाला बच्चा तुरंत एक पोर्टल खोलता है और उस डिफीटेड वुल्फ को पोर्टल के जरिए अपनी बहन के पास भेज देता है। वो अपनी बहन से कहता है कि अब इस वुल्फ को तुम संभालो। दूसरी तरफ येलो ड्रेस वाली छोटी बच्ची भी बिना टाइम वेस्ट किए उस वुल्फ को अपने पास रख लेती है। ये पूरा सीन देखकर ब्लड वुल्फ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इतना छोटा बच्चा उसके पावरफुल बीस्ट को इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर रहा है। अब ब्लड वुल्फ खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उसके आसपास का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से कई शार्प स्पाइक्स निकलने लगती हैं जो सीधे उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन सफेद बालों वाला बच्चा फिर से अपनी अलग टेक्निक दिखाता है। वो अपने पास से 2 स्वॉर्ड्स निकालता है और उन्हें अपने सिर के ऊपर इस तरह रखता है कि सामने से आने वाले अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद मौका मिलते ही वो तेजी से दौड़ता है और सीधे उस वुल्फ के ऊपर जंप कर जाता है। हवा में ही वो अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है और उस वुल्फ पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। इस अटैक के बाद वो वुल्फ वहीं पर ढेर हो जाता है। बच्चा बिना किसी हेजिटेशन के फिर से एक पोर्टल खोलता है और उस वुल्फ को भी अपनी बहन के पास भेज देता है। दूसरी तरफ उसकी बहन पहले से ही अपना काम शुरू कर चुकी होती है। वो वहां मौजूद वुल्व्स को मीट की तरह तैयार कर रही होती है और उन्हें बारबेक्यू करने की तैयारी में लगी होती है। लेकिन तभी सिचुएशन अचानक फिर से बदल जाती है। ब्लड वुल्फ के बचे हुए वुल्व्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगते हैं। देखते ही देखते सभी वुल्व्स की पावर्स मर्ज हो जाती हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा और ज्यादा पावरफुल वुल्फ तैयार हो जाता है। इस बार सामने वाला वुल्फ पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस दिखाई देता है, लेकिन सफेद बालों वाला छोटा बच्चा फिर भी पीछे हटने के बजाय सीधे उसकी तरफ बढ़ता है। वो अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है और उस विशाल वुल्फ के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। अटैक लगते ही उस बड़े वुल्फ की कंबाइंड फॉर्म टूटने लगती है और वो वापस अपनी ओरिजिनल वुल्फ फॉर्म्स में आने लगता है। लेकिन बच्चा उन्हें दोबारा मौका नहीं देता। वो तुरंत अपनी अगली अटैक को अनलीश करता है और एक ही सीक्वेंस में उन सभी वुल्व्स को वहीं पर खत्म कर देता है। इस तरह ब्लड वुल्फ के सभी पावरफुल बीस्ट्स एक एक करके उस छोटे सफेद बालों वाले बच्चे के सामने कंप्लीटली डिफीट हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक ब्लड वुल्फ की हालत बिगड़ने लगती है। अपनी सारी ताकत खर्च कर देने की वजह से उसकी आंखें पलटने लगती हैं और वो बेहोश होकर गिरने लगता है। ये देखकर व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा घबरा जाता है। वो तुरंत उसके पास भागकर पहुंचता है और जल्दी जल्दी कहता है, अरे अरे तुम अभी बेहोश मत होना। फिर जल्दी से पूछता है, पहले ये तो बताओ तुम्हारे पास और बड़े डॉग्स बचे हैं या नहीं? वो तो यहां तक कह देता है, अगर हैं तो पहले उन्हें बुला लो, उसके बाद आराम से बेहोश हो जाना। इतना कहकर बच्चा अपनी एक कीमती मेडिसिन निकालता है और ब्लड वुल्फ को खिला देता है। कुछ ही पलों में ब्लड वुल्फ को फिर से होश आ जाता है। ये देखकर अरीना में बैठे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिर ये छोटा बच्चा दिल का कितना अच्छा है। दुश्मन होने के बावजूद इसने ब्लड वुल्फ की जान बचा ली। लेकिन जैसे ही ब्लड वुल्फ आंखें खोलता है, व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा खुशी से बोल उठता है, वाह आखिर तुम जाग गए। और अगले ही पल वो बिना कोई और बात किए तुरंत पूछ बैठता है, चलो अब जल्दी बताओ तुम्हारे बाकी बड़े डॉग्स कहाँ हैं?
यहीं पर देखकर ब्लड वुल्फ पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इस छोटे बच्चे ने आखिर उसकी जान बचाई क्यों। लेकिन ब्लड वुल्फ अब पूरी तरह हार मान चुका होता है। वो गुस्से और शर्म से भरी आवाज में कहता है, मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मगर व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा उसकी बात सुनने के मूड में ही नहीं होता। वो तुरंत बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले अपने सारे बड़े डॉग्स बाहर निकालो। ये सुनकर ब्लड वुल्फ झल्लाते हुए कहता है, मेरे पास अब एक भी पेट बीस्ट नहीं बचा। लेकिन बच्चे को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो मासूमियत से याद दिलाते हुए कहता है, झूठ मत बोलो। पिछली बार तो तुम्हारे पास बहुत सारे पेट बीस्ट थे, इस बार सिर्फ इतने ही कैसे हो सकते हैं? फिर वो उदास होकर अपनी छोटी बहन की तरफ देखता है और कहता है, इतने से तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा। तभी ब्लड वुल्फ को आखिर समझ आता है कि बच्चे ने उसकी जान आखिर बचाई ही क्यों थी। वो शौक होकर पूछ बैठता है, रुको, तुमने मुझे इसलिए बचाया ताकि मैं और पेट बीस्ट बुलाऊं और तुम उन्हें खा सको? व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा बिल्कुल मासूम चेहरे के साथ सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर जल्दी से बोलता है, अब देर मत करो, जितने भी पेट बीस्ट हैं सबको बुला लो। मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों बहुत सारा मीट खा सकते हैं। ये सुनते ही ब्लड वुल्फ पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इस बच्चे के सामने रोएं, गुस्सा करे या हंसे। कुछ ही पल बाद उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगती है। उसे दोबारा चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर छोटा बच्चा फिर घबरा जाता है और जल्दी से पूछता है, अरे फिर से बेहोश तो नहीं होने वाले? कुछ देर बाद ब्लड वुल्फ खुद को संभाल लेता है। तब बच्चा राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम बेहोश नहीं हुए, नहीं तो मेरी एक और कीमती मेडिसिन बेकार चली जाती। इसके बाद व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा एक बार फिर ब्लड वुल्फ से पूछता है, तो सच सच बताओ, तुम्हारे पास अब सच में एक भी पेट बीस्ट नहीं बचा? ब्लड वुल्फ इस बार पूरी मजबूरी के साथ सिर झुकाकर कहता है, हाँ अब मेरे पास एक भी पेट बीस्ट नहीं है। यह सुनते ही छोटा बच्चा पहले तो उसे करेक्ट करते हुए कहता है, बड़े डॉग्स नहीं, उन्हें पेट बीस्ट कहते हैं, है ना? फिर मासूमियत से दोबारा पूछता है, पक्का एक भी नहीं बचा? ब्लड वुल्फ गुस्से से दांत पीसते हुए फिर वही जवाब देता है, नहीं एक भी नहीं बचा। अब ब्लड वुल्फ का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुमने आज मेरी जितनी बेइज्जती की है उसका हिसाब मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा बिल्कुल इनोसेंट चेहरे के साथ जवाब देता है, अगर तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम्हारे पास और पेट बीस्ट नहीं है तो मुझे इतनी परेशानी ही नहीं उठानी पड़ती। फिर वो बड़ी मासूमियत से अपनी उंगलियों पर हिसाब गिनने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी एक बहुत कीमती मेडिसिन भी खर्च हो गई और एक ट्रूथ तालिस्मान भी बेकार चला गया। इसके बाद वो नाराज होकर कहता है, ये तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब अरीना में मौजूद सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। अभी तक सबको लग रहा था कि इस छोटे बच्चे ने दया दिखाकर ब्लड वुल्फ की जान बचाई है, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि उसने ऐसा दया की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए किया था ताकि ब्लड वुल्फ दोबारा पेट बीस्ट बुलाए और वो उन्हें रोस्ट करके खा सके। ये सच्चाई सामने आते ही पूरा अरीना कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसी समय टूर्नामेंट का अनाउंसर आधिकारिक रूप से इस मुकाबले का रिजल्ट घोषित करता है। वो ऐलान करता है कि लानझोउ ग्रैंड टूर्नामेंट के इस मैच का विनर व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा है। ये सुनते ही पूरा अरीना तालियों से गूंज उठता है। मैच जीतने के बाद भी बच्चे के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि रोस्ट मीट खाने की खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। वो तुरंत लॉन्ग आंट की तरफ देखकर खुशी खुशी आवाज लगाता है, लॉन्ग आंट मैच खत्म हो गया, अब रोस्ट मीट खाने जरूर आना। लॉन्ग आंट उसकी मासूम बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं और उसकी बात मान लेती हैं। उधर येलो ड्रेस पहने छोटी बच्ची भी अपने छोटे भाई को आवाज देती है और कहती है, चलो अब जल्दी से बारबेक्यू शुरू करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। बस फिर क्या था, दोनों छोटे बच्चे बिना किसी देरी के अरीना के एक तरफ बैठ जाते हैं और अभी अभी हराए गए पेट बीस्ट का बारबेक्यू बनाना शुरू कर देते हैं। ये सीन देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ग्रैंड टूर्नामेंट के बीचों बीच कोई सच में अपने ओपोनेंट के पेट बीस्ट को रोस्ट करके खाना शुरू कर देगा। उधर ब्लड वुल्फ अभी भी जमीन पर बैठा अपने पेट बीस्ट को देखकर अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। इसी बीच येलो ड्रेस वाली छोटी बच्ची अपने छोटे भाई से पूछती है, सब तैयार हो गया ना? व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ अब सब अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है, आराम से खा सकते हैं। ये सुनते ही छोटी बच्ची की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो तुरंत लॉन्ग आंट को आवाज लगाकर कहती है, लॉन्ग आंट जल्दी आइए, रोस्ट मीट तैयार है। लॉन्ग आंट भी मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के पास आ जाती हैं। जैसे ही वो रोस्ट मीट का एक टुकड़ा चखती हैं, वो सचमुच हैरान रह जाती हैं। वो मुस्कुराकर कहती हैं कि तुम्हारे छोटे भाई की कुकिंग पहले से भी बेहतर हो गई है। इतना ही नहीं, उन्हें ये रोस्ट मीट पिछली बार खाए गए बीस्ट के मीट से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। दूसरी तरफ ब्लड वुल्फ ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसके अपने पेट बीस्ट को सबके सामने रोस्ट करके बड़े मजे से खाया जा रहा था। ये देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और बेबसी में वो दांत पीसते हुए उन दोनों बच्चों को घूरने लगता है। तभी व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा उसकी तरफ देखता है और अचानक उसे याद आता है कि ये रोस्ट मीट तो उसी के पेट बीस्ट का है। वो बिल्कुल मासूमियत से कहता है,
ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि ये तुम्हारे पेट बीस्ट थे। फिर उसे शांत करने के लिए आगे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा मीट दे देता हूं, गुस्सा मत हो। बच्चे की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक बार फिर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये छोटा बच्चा सच में मासूम है या फिर सबसे बड़ा शरारती। व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा ब्लड वुल्फ को समझाते हुए कहता है, इतना गुस्सा मत किया करो। पापा कहते हैं कि बड़े लोगों को थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए। लेकिन ब्लड वुल्फ गुस्से से कांपते हुए कहता है कि उसे मीट कम मिलने की वजह से गुस्सा नहीं आया है। वो तो इस बात से जल रहा था कि उसके अपने पेट बीस्ट को उसी के सामने रोस्ट करके खाया जा रहा था। बच्चा उसकी बात ध्यान से सुनता है, फिर रोस्ट मीट की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा, शायद सच में तुम्हें थोड़ा कम मिला है। इसके बाद वो एक बड़ा सा रोस्ट मीट का पीस उठाकर ब्लड वुल्फ की तरफ बढ़ा देता है। साथ ही पूरी ईमानदारी से हिसाब भी समझाने लगता है। वो कहता है, देखो, पेट बीस्ट तुम्हारे थे, इसलिए तुम्हारा भी हिस्सा बनता है, लेकिन उन्हें हराया मैंने। उनकी सफाई और तैयारी मेरी बड़ी बहन ने की और आखिर में उन्हें रोस्ट भी मैंने ही किया। इस हिसाब से तुम्हें इतना बड़ा पीस मिलना ही काफी है। यह अजीब सा लॉजिक सुनकर आसपास खड़े सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इस बच्चे की बात पर हंसें या इसकी मासूमियत पर हैरान हो। दूसरी तरफ ब्लड वुल्फ की हालत और भी खराब हो जाती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो गुस्से के मारे एक बार फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ब्लड वुल्फ को दूसरी बार बेहोश होते देखकर पूरा अरीना कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक टूर्नामेंट का मैच आखिर बारबेक्यू पार्टी में बदल जाएगा। आखिरकार टूर्नामेंट के जज का सब्र जवाब दे देता है। वो गुस्से में उन दोनों बच्चों को डांटते हुए कहता है, ये लांझो ग्रैंड टूर्नामेंट का अरीना है, कोई बारबेक्यू करने की जगह नहीं। जज आगे कहता है कि तुम दोनों ने पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बिगाड़ दिया है। वो रेफरी होने के नाते अपना अधिकार दिखाते हुए साफ चेतावनी देता है, अगर तुम लोगों ने अभी ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई भी कर सकता हूं। इतना कहकर जज अपने आदमियों को इशारा करता है कि दोनों बच्चों को अरीना से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन तभी व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा आसपास नजर दौड़ाता है। उसकी नजर वहां मौजूद दूसरे बड़े बड़े स्पिरिट बीस्ट्स पर पड़ जाती है। उन्हें देखते ही उसकी आंखें फिर से चमक उठती हैं। वो खुशी से अपनी बड़ी बहन से कहता है, दीदी उधर देखो, वहां तो और भी बड़े बड़े मीट खड़े हैं। येलो ड्रेस वाली छोटी बच्ची भी उन बीस्ट की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों भाई बहन के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टूर्नामेंट नहीं बल्कि किसी बड़े फूड फेस्टिवल में आए हों। ये देखकर जज अपना सिर पकड़ लेता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये दोनों बच्चे आखिर लड़ने आए हैं या पूरे टूर्नामेंट के स्पिरिट बीस्ट को रोस्ट करके खाने। जज की बात सुनकर व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरता। उल्टा वो बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, पापा कहते हैं कुछ लोग खुद तो नहीं खाते और दूसरों को भी खाने नहीं देते। फिर वो अपने सामने रखे रोस्ट मीट की तरफ इशारा करके कहता है, मैंने तो सबके साथ बांटने की भी सोची थी, लेकिन अब ये लोग मेरा मीट ही छीनना चाहते हैं। इतना सुनते ही उसकी येलो ड्रेस वाली छोटी बहन भी तुरंत अपने भाई के साथ खड़ी हो जाती है। वो दोनों अपने रोस्ट मीट को ऐसे बचाने लगते हैं जैसे कोई उनका सबसे कीमती ट्रेजर छीनने आ रहा हो। अगले ही पल लॉन्ग आंट आगे बढ़ती हैं और सख्त आवाज में सबको रोक देती हैं। वो जज और वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या तुम सब मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हो? लॉन्ग आंट की आवाज सुनते ही पूरे अरीना में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद वो सभी को सख्त चेतावनी देती हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाओ, यहां बेवजह हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लॉन्ग आंट साफ शब्दों में कहती हैं कि अगर किसी ने भी दोबारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो मुझे खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। लॉन्ग आंट की ये चेतावनी सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो जाते हैं और कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता।